हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDXGS गुरु में। दोस्तों, हम भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, उसके MCQ लगा रहे हैं। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान में आज क्या चैप्टर है? ध्वनि। ध्वनि के ये है चैप्टर हमारा, क्या? ध्वनि यानी साउंड, उसके MCQ लगाएंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। जल, देखो आई जल है, दूसरा है इस्पात और तीसरा है नाइट्रोजन। में ध्वनि की चाल आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते क्रम में, अवरोही घटता है, आरोही बढ़ते क्रम में। सबसे कम किस में होती है? तो नाइट्रोजन में होती है। उसके बाद किस में होगी? जल में होगी। सबसे ज़्यादा इस्पात में होगी, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ठोसों में ध्वनि की चाल सर्वाधिक जब गैसों में न्यूनतम होती है, तो नाइट्रोजन में सबसे कम और ठोस में सबसे ज़्यादा। ठीक है जी। अच्छा, सामान्य ताप दाब पर वायु में ध्वनि की चाल 331 मीटर पर सेकंड होती है। ध्वनि का वेग माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है। जिस माध्यम का घनत्व अधिक होगा उसमें ध्वनि की चाल अधिक होगी। ठीक है जी। चलो अगला देखते हैं। ध्वनि का वेग अधिकतम होगा किसमें? धातु में होगा। ध्वनि का वेग अधिकतम होगा किसमें? इस्पात में होगा। ठीक, चलो जी देखो, अगला देखो। गैसों में ध्वनि अत्यंत धीमी गति से, द्रवों में तीव्र गति से और ठोसों में तीव्रतम गति से। अच्छा, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। ध्वनि वायु की अपेक्षा स्टील में 15 गुना तीव्र गति से चलती है। ठीक है, ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्रतम प्रगमन किसमें होता है? तो ये ठोसों में होता है, पढ़ लिए हम लोग। अच्छा, वी ए मतलब होता है एयर, मतलब ए से एयर है, और डब्ल्यू से वाटर है, और एस से क्या है? इस्पात है, स्टील है। तो इनमें ध्वनि की गति क्या होगी? सबसे ज़्यादा किस में होगी? इस्पात में होगी, है ना, स्टील में होगी। उसके बाद किस में होगी? वाटर में होगी, और फिर होगी एयर में। ठीक है, देखो ये होता है। चलो ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ए ऑप्शन। ठीक, चलो अगला देखें। 20 डिग्री टेम्परेचर, 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किसी माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी। किस में अधिकतम रहेगी? लोहे में रहेगी, है ना। ध्वनि की अधिकतम अधिकतम स्पीड किस में रहेगी? ठोस में रहेगी, इस्पात में रहेगी। ध्वनि तरंगें क्या है? गैस, ठोस गैस दोनों माध्यम में चल सकती हैं, ये बात सही है। निर्वात में चल सकती है? नहीं। ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 331 मीटर पर सेकंड। और जल में कितना हो जाएगा? जल में 1400 मीटर पर सेकंड होता है। लोहे में 5000 मीटर पर सेकंड। वहीं अगर एल्युमिनियम की बात करें तो इसमें 6400 होता है। ठीक है, एल्युमिनियम में और ज़्यादा होता है लोहे से भी। वायु में ध्वनि तरंग होती है क्या? अनुदैर्ध्य होती है। ध्वनि तरंगें क्या होती हैं? अनुदैर्ध्य, बी ऑप्शन। ध्वनि तरंगें यांत्रिक तरंगें होती हैं, क्योंकि इनके संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम यानी ठोस, द्रव, गैस आदि की आवश्यकता होती है। यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अच्छा, वायु या गैस में ध्वनि तरंगें बहुत अनुदैर्ध्य होती हैं। अब इम्पोर्टेंट है, वायु या गैस में ध्वनि तरंगें क्या होती हैं? अनुदैर्ध्य होती हैं, क्योंकि इस माध्यम के घटक तरंग की दिशा के अनुदिश दोलन करते हैं, इसलिए तरंग दैर्ध्य क्या होता है? अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य होती हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती? तो निर्वात में नहीं जा सकती। ठीक है, ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती किसमें? निर्वात में नहीं चल सकती हैं। जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित होती है, क्या? आवृत्ति इंपॉर्टेंट है। आयाम बदल जाएगा, तरंग दैर्ध्य बदल जाएगा, चाल बदल जाएगी, लेकिन आवृत्ति कभी नहीं बदलती है। ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य यानी यांत्रिक तरंगें होती हैं। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल, तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती। इंपॉर्टेंट है, आवृत्ति नहीं बदलती है। आवृत्ति क्या होता है? एक सेकंड में वो कितने दोलन कर रही है, वो नहीं बदलती है, ये होती है आवृत्ति। अच्छा, म्यूजिक कंसर्ट के लिए हॉल की दीवारों को क्या रखना चाहिए? ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए, मतलब अवशोषक होना चाहिए उनको। देखो, अधिकतर ठोस एवं कठोर सतहें ध्वनि को परावर्तित कर देती हैं, जबकि कोमल और नरम सतहें ध्वनि को अवशोषित कर लेती हैं। यदि म्यूजिक कंसर्ट के लिए निर्मित हॉल की दीवारें ध्वनि को परावर्तित करेंगी तो श्रोताओं को प्रतिध्वनि बार बार इको सुनाई देगी और आवाज़ क्लियर नहीं आएगी। अतः ध्वनि को रोकने के लिए कंसर्ट हॉल की दीवारें को क्या करना है? नरम पदार्थों जैसे फाइबर, ग्लास, इससे बनाना चाहिए। ठीक है जी। अगला देखो, स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कितनी दूरी होनी चाहिए? तो 6.5 मीटर, 16.5 मीटर, डी ऑप्शन। 16.5 मीटर होनी चाहिए। देखो, जब कोई ध्वनि होती है तो उसकी संवेदना हमारे दिमाग पर कितना? 1/10 सेकेंड। 1/10 सेकेंड हमारे दिमाग पे उसकी संवेदना बनी रहती है। मनुष्य का कान केवल उन्हीं दो प्रतिध्वनियों के बीच विभेद कर सकता है जो उसे न्यूनतम 1/सेकेंड, 1/10, 1/10 सेकेंड के समय अंतराल पर सुनी हुई, मतलब 1/10 सेकेंड के अंतराल पर जो ध्वनि आएंगी ना, उनको ही सुन सकता है। अगर इससे जल्दी आ रही हैं तो इनको नहीं सुन सकता है। अच्छा, अतः प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए यह आवश्यक है कि किसी स्रोत से उत्पन्न प्रतिध्वनि आगे जाकर किसी वस्तु से टकराकर कम से कम 1/10 सेकेंड में स्रोत से वापस आए। अब देखो,
ध्वनि का वेग कितना होता है, 330 मीटर लगा लो, 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। 1/10 सेकंड में ध्वनि द्वारा चली गई न्यूनतम दूरी कितनी होगी, 330 गुणा 1/10। भाई 1 सेकंड में 330 मीटर चल रही है, तो 1/10 सेकंड में 10 से भाग दे दो, तो कितना हो जाएगा, 33। क्योंकि भैया जाना और आना दोनों कवर कर रही है ना इतने में वो, तो फिर आधा और कर दो, 33 का आधा कर दो। क्यों, क्योंकि जाना आना दोनों चीज़ कवर कर रही है, जाना है टकरा रही है फिर वापस आ रही है, तो इसलिए 16.5 मीटर, लगभग 17 मीटर भी सही है। ठीक है। ध्वनि के स्रोत व परावर्ती सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए, है ना, प्रतिध्वनि सुनने के लिए, है ना, तो 17 मीटर, 16.5 17 वही आएगी। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना होता है, 330 मीटर पर सेकंड, 331 32 ऐसे कई बार कई लिखते हैं। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, क्यों, क्योंकि भैया चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। ठीक है, वायुमंडल नहीं होने से आगे ध्वनि संचरण ही नहीं कर पाएगी। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है, क्या, कोई भी माध्यम नहीं है, एयर ही नहीं है, वायुमंडल नहीं है। कथनों पर विचार करना है आपको। कम लंबाई की बांसुरी में निम्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती हैं, नहीं, ये पहला वाला गलत, अधिक आवृत्ति की। ध्वनि शैलों में से अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में प्रगामी होती है, नहीं, दो, ये भी गलत है, दोनों ही गलत हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो, दोनों ही गलत। क्यों, अधिक लंबी बांसुरी से अधिक तरंग दैर्घ्य वाली तरंगें उत्पन्न होती हैं, क्योंकि किसी तरंग की आवृत्ति उसके तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अतः कम लंबाई की बांसुरी से उच्च आवृत्ति की तरंगें। कथन एक सही नहीं है। गैस, प्लाज्मा तथा तरल ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में काम करती हैं। इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गैस में, प्लाज्मा में और तरल में ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में प्रगामी होती हैं, जबकि ठोसों में, यानी सेल क्या होता है, पत्थर, ठोसों में कैसे, में यह अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ दोनों के रूप में, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठोसों में जो है ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों तरह से काम करती हैं, दोनों तरह से चलती हैं। लेकिन मतलब देखो, अनुदैर्ध्य कैसी होंगी, ऐसे ऐसे समांतर, और अनुप्रस्थ ऐसे 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 ऐसे, है ना, तो ये दोनों तरह से चलती हैं, कौन सी, किसमें, ठोसों में। लेकिन बाकी गैस में, प्लाज्मा में, तरल में अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य चलती है केवल, है ना, समांतर चलती हैं। प्रासभ्य तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कीड़ा को नष्ट कर सकती हैं, राइट है। ये कपड़ों को धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती हैं, ये भी राइट है। इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए, ये भी सही है भैया। ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित, ये भी सही है। तो कौन सही है, सभी सही होंगे, डी ऑप्शन हो गया। ठीक है। श्रव्य तरंगें जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से नीचे होती है ना, देखो श्रव्य तरंगें होती हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक श्रव्य तरंगें, उससे नीचे की होती हैं अवश्रव्य तरंगें, अवश्रव्य जिन्हें सुना नहीं जा सकता, 20 हर्ट्ज से नीचे की, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को बोलते हैं पराश्रव्य तरंगें, है ना, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की पराश्रव्य तरंगें। देखो, और मनुष्य की श्रवण क्षमता से परे होती हैं, कौन सी, पराश्रव्य तरंगें। अच्छा, इनका उपयोग जो है कीड़ों को नष्ट करने में, कपड़ों से धूल हटाने में, स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित करने में, समुद्र में गहराई की माप करने में, छिपी वस्तुओं की खोजने में, द्रव्य को गर्म करने में, जैसे देखा हो इंडक्शन हीटर वगैरह, उसी पे काम करते हैं। विविध चिकित्सीय अनुप्रयोग में इनमें किया जाता है। ठीक है जी, चलो अगला देखो। पराश्रव्य वे दुनिया हैं जिनकी आवृत्ति क्या होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ठीक है जी, पराश्रव्य यानी अल्ट्रासोनिक। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा कितनी है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है, तो ये किया जाता है भैया सोनोग्राफी में। सोनोग्राफी में क्या होता है, सोनोग्राफी या अल्ट्रासोनोग्राफी चिकित्सीय निदान का एक महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण साधन है। यह पराश्रव्य ध्वनि तरंगों पर आधारित एक चित्रांकन तकनीक है, चित्र बनाने वाली तकनीक है, जिसमें से गर्भावस्था में गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली जाती है। ठीक है। चमगादड़, चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण क्या है, वे पराध्वनि तरंगें निकालते हैं, उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं, डी ऑप्शन सही है। ठीक है। चमगादड़ उड़ते समय पराश्रव्य तरंग उत्पन्न करते हैं। वे ध्वनि तरंगें रडार द्वारा प्रक्षेपित प्रकाश तरंगों की भांति मार्ग की रुकावट से टकराने के बाद उद्गम स्रोत तक वापस लौट आती हैं, उसी से उसको पता चल जाता है कि आगे क्या है। कथनों पर विचार करना है आपको। देखो, हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है, राइट है एकदम। ध्वनि की गति गैस में द्रव ठोस की तुलना में अधिक, गैस में अधिक होगी, कैसे होगी भैया, गैस में अधिक, गैस में कम होगी, ठोस में अधिक होगी, फिर द्रव में उससे कम होगी, ऐसे है। मैक संख्या ध्वनि गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, ये सही है, तीसरा सही है। पराश्रव्य ध्वनि की तरंग आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ये भी सही है। तो 1 3 4 हो गया ना, सी ऑप्शन। ठीक है। चलो, पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होता है, ओजोन लेयर में बाधा हो रही है। कैसे हो रही है समझ लो। जो विमान अग्रभाग से, देखो परा एक होते क्या है, जेट विमान समझो पहले, जेट विमान क्या होते हैं,
जो विमान अग्रभाग से वायु को खींचकर पिछले भाग के दहन कक्ष में ईंधन को जलाकर पीछे वाष्प गैस की तीव्र धारा प्रवाहित करते हैं और अत्यंत तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं, इनको जेट विमान कहते हैं। जो जेट विमान ध्वनि से तीव्र गति से उड़ान भरते हैं उन्हें सुपरसोनिक जेट, सुपरसोनिक। अच्छा, समताप मंडल में वायु विरल एवं दबाव कम होता है, इस कारण यहाँ जेट विमान सरलता एवं तीव्र गति से उड़ते हैं, समताप मंडल में उड़ते हैं, समझ लिए हम। सुपरसोनिक जेट विमानों में ईंधन के दहन से निकलने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइड NOx समताप मंडल की ओजोन परत को नुकसान कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला कथन कारण है। कथन बोलता है समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल अधिक होगी। सही है क्या ये गलत है, पहली बात है ना, पहला वाला गलत। दूसरा, ध्वनि की गति परावर्ती माध्यम के ताप पर निर्भर करती, ये राइट है। तो कथन गलत, कारण सही है, तो डी ऑप्शन हो गया। कैसे, अब इसका विस्तार एक बार समझ लो। देखो, पराध्वनिक पिंडों यानी सुपरसोनिक बॉडीज की चाल को मैक संख्या से व्यक्त किया जाता है। किसी पराध्वनिक यान की मैक संख्या पराध्वनिक यान की चाल तथा वातावरण के ताप पर ध्वनि की चाल, पराध्वनिक यान की चाल और जो तापमान पर है, वातावरण के तापमान पर ध्वनि की चाल के अनुपात के बराबर होती है। चूँकि ध्वनि की चाल तापमान के बढ़ने पर बढ़ती है, इसलिए समुद्र तल की अपेक्षा 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान कम होने के कारण ध्वनि की चाल भी कम होगी। ठीक है, ऊपर टेम्परेचर कम है इसलिए चाल कम होगी। अतः अब देखो, 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी यदि वायुयान की मैक संख्या 1 है तो ध्वनि के वेग के वहाँ कम होने के कारण यान का वेग भी कम होगा भैया। दो कारण हो गए, ध्वनि का वेग भी कम है, इसलिए ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि की गति तापमान के समानुपाती होती है। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर, आप अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं तो ध्वनि 0.61 यानी 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। ठीक है, कथन कारण गलत होगा, कारण सही है। डेसिबल किसे मापने का प्रयोग में लाते हैं, तो भैया वातावरण में ध्वनि को। डेसिबल इकाई है क्या, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है। चलो, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता मापने में। जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तब कितने डेसिबल की ध्वनि, तो लगभग 30 डेसिबल की ध्वनि। देखो समझ लो इसको, फुसफुसाहट अगर किसी के बीच हो रही तो 15 से 20 डेसिबल पे फुसफुसाहट। अगर साधारण बातचीत कर रहे हैं लोग तो 30 से 60 डेसिबल होती है। गुस्से में बातचीत कर रहे हैं तो 70 से 80 डेसिबल। ट्रक, मोटरसाइकिल वगैरह जो बस वगैरह चलती हैं तो इनका 90 से 95 डेसिबल पर चलती हैं। यंत्र कारखाने 100 से 110 डेसिबल पर चलते हैं ये। ऑर्केस्ट्रा 110 से 120, और लेकिन जेट विमान 150, मान लो 140 से 150 डेसिबल पे आवाज़ करते हैं जेट विमान। ठीक है जी, सबसे तेज़ आवाज़ करते हैं। 100 डेसिबल का नॉइज प्रबलता स्तर संगत होता है किसके, यंत्र कारखाने। 100 110 करते हैं ना यंत्र कारखाने। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण कितना है, 45 डेसिबल। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 45 डेसिबल WHO ने फिक्स किया है कान को सुनने के लिए। सही है ना। मनुष्य के लिए शोर की वह सीमा करीब करीब होती है कितनी, शोर का लेवल तो 85 डेसिबल को शोर बोलेंगे हम। सोते हुए व्यक्ति को जगाने के लिए 50 डेसिबल की ध्वनि पर्याप्त है। 80 डेसिबल के शोर में लगातार रहना हानिकारक सिद्ध होता है, और 90 डेसिबल के शोर को बर्दाश्त करने की अधिकतम सीमा है। उससे ज़्यादा भैया कान खराब हो जाएंगे 90 डेसिबल से। ठीक है, किसी स्तर यानी डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक प्रदूषक कहलाती है। इनमें से कौन सी, तो इनमें से भैया 80 डेसिबल से अधिक हानिकारक हो जाएगी। ऑप्शन पर डिपेंड करेगा क्या दिखा है। ठीक है, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि क्या है, अब देखो इसमें 60 डेसिबल, वहाँ 45 दे रहा था WHO, है ना, तो यहाँ 45 है नहीं ऑप्शन में। 45 होता तो WHO ने 45 माना है ही नहीं। बाकी सब बड़े बड़े हैं तो 60, इसमें से 60 सही है। ऑप्शन पर डिपेंड करता है कुछ हद तक क्वेश्चन, है ना। एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा है। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर का हथौड़े की आवाज़ सुनता है ना, हथौड़ा पड़ता है ना उस पर, हथौड़े की आवाज़ सुनता है तो 2 बार उसको आवाज़ सुनाई देती है। क्यों, कारण क्या कारण है भैया, देखो इस्पात, लोहे का है पटरी, तो जब हथौड़ा मारा तो इस्पात में ध्वनि की चाल बहुत होती है, तो पटरी पे तो पहले सुन लेगा, लेकिन ध्वनि में चाल अपेक्षाकृत बहुत कम होती है, 15 गुना कम होती है ध्वनि में, क्या है, ध्वनि की चाल हवा में, और इस्पात में 15 गुना अधिक, तो ध्वनि में लेट आएगी, इसलिए 2 बार सुनता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन होगा, ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए। ठीक है, ये कारण होता है। देखो, ध्वनि का वेग ठोसों में गैस की अपेक्षा अधिक होता है। ध्वनि का वेग इस्पात में अधिक होता है, जिस कारण रेल की पटरी से होकर ध्वनि पहले पहुंचेगी और बाद में वायु से होकर पहुंचेगी, इसलिए 2 बार सुनेगा। ठीक है, कथन कारण का क्वेश्चन है, सुन लो क्या है जी। देखो, जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तब ध्वनि की गति कम हो जाती है, ठोस से गैस में, बिल्कुल सही है, कम हो जाएगी।
किसी भी माध्यम में जैसे ही हम तापमान को कम करते हैं ध्वनि की गति बढ़ जाती है। तापमान कम करने पर बढ़ती थोड़ी घटती है, ये गलत हो गया। तो ध्वनि की गति कांच के माध्यम की तुलना में एल्युमिनियम के माध्यम में कम नहीं। एल्युमिनियम तो बहुत अधिक होगी भैया, एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा होती है। केवल एक सही है, नहीं सी ऑप्शन। देखो, कोई माध्यम जितना ही प्रत्यास्थ होता है ध्वनि की गति उसमें उतनी अधिक होती है। इसके विपरीत अधिक घनत्व के माध्यम में ध्वनि की गति कम होती है। घनत्व ज़्यादा, ध्वनि कम। देखो, किसी माध्यम में ध्वनि की गति उसके माध्यम के परम ताप के वर्गमूल के अनुपाती होती है, हमने पढ़ लिया। अर्थात तापमान बढ़ने पर ध्वनि की गति बढ़ती है, तो पहला गलत। अच्छा, दूसरा देखो, एल्युमिनियम में ध्वनि की गति 6420 एल्युमिनियम में, और कांच में 5640, तो कांच से थोड़ी ज़्यादा है। अब यहाँ तक के देखना, लोहे से ज़्यादा तो कांच में है और सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम में, ठीक है। 5640 है इंपॉर्टेंट है, 5640 कांच में और 6420 एल्युमिनियम में इंपॉर्टेंट है। ये सवाल बनाया जा सकता है। जब सितार और बांसुरी एक ही स्वर पर बजाए जाएं तो उसमें उत्पन्न ध्वनि का भेद किस आधार पर किया जाएगा? तो उसके भैया ध्वनि के गुणता के आधार, क्वालिटी के आधार पर, ठीक है, क्वालिटी के आधार पर। देखो, ध्वनि की गुणता ध्वनि में उत्पन्न सन्नादि अधिस्वरों की संख्या, उन पर परस्पर महत्व आदि अवयवों पर निर्भर करती है। सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाए जाने पर उनमें उत्पन्न ध्वनि जो है उनकी गुणता यानी क्वालिटी के आधार पर भेद किया जाएगा, ठीक है। चलो, एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं? तो कौन सी होती हैं? इंपॉर्टेंट है, अप्रगामी और अनुप्रस्थ। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अप्रगामी और अनुप्रस्थ। जब दो सर्वसम अनुप्रस्थ प्रगामी तरंगें एक सरल रेखा में विपरीत दिशा में चलती हैं तो अध्यारोपित होती हैं, तो माध्यम में जो तरंग पैटर्न बनता है उसे अनुप्रस्थ प्रगामी तरंग कहते हैं। स्वरमापी के तार का या गिटार में ये दो तरंगें उत्पन्न होती हैं। अब देखो, कथन कारण क्वेश्चन है। अनुरणन विशेषतः बड़े गिरजाघरों तथा अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होता है ना। अनुरणन मतलब आवाज़ जो गूंजती है वो है, ये सही है। दीवारों, छत एवं धरातल के अपवर्त ध्वनि परावर्तन हो सकता है, इसलिए होता है। तो कथन कारण दोनों सही है, ए ऑप्शन सही है, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। किसी बंद हॉल में ध्वनि की उत्पन्न की जाती है तो हॉल की दीवारों तथा छत के क्रमिक परावर्तन के फलस्वरूप स्रोत के बंद हो जाने पर भी हॉल के कुछ समय तक ध्वनि बनी रहती है। इसे अनुरणन कहते हैं, इसी को अनुरणन है। आवाज़ बंद हो जाएगी लेकिन ध्वनि बनी रहेगी, इसको अनुरणन बोलते हैं। गूंजती है जो आवाज़, उसी को बोलते हैं। अच्छा, अब बताना आपको, विस्तृत रूप से प्रयुक्त संगीतिक स्वरग्राम जिसे द्विटोनी स्वरग्राम कहते हैं 7 आवृत्तियों वाला होता है। नहीं, गलत है, 8 आवृत्तियों वाला होता है। सा की आवृत्ति 256 हर्ट्ज होती है, जबकि नी की आवृत्ति 512। ये भी गलत है, दोनों गलत हैं। कौन सा सही पूछा है? तो डी ऑप्शन होगा, कोई भी सही नहीं। क्यों? तो देखो, समझो थोड़ा सा इसको। संगीतिक स्वरग्राम आवृत्तियों का एक श्रृंखला होती है जिन्हें एक के बाद एक बजाए जाने पर कानों को सुखद अनुभूति हुई। संगीत बजाते हैं जो स्वर होते हैं ना, उसमें निम्न आवृत्ति के मुख्य स्वर की टोन कहते हैं। इसके बाद उच्च आवृत्तियाँ मुख्य रूप से एक निश्चित अनुपात में होती हैं। उच्चतम आवृत्ति को अष्टक कहते हैं। एक सरलतम संगीतिक स्वरग्राम द्विटोनी स्वरग्राम है। एक सरलतम संगीतिक स्वरग्राम द्विटोनी स्वरग्राम है। इस स्वरग्राम में मुख्य स्वर एवं उसके अष्टक सहित आठ आवृत्तियाँ होती हैं। इंपॉर्टेंट है, मुख्य स्वर और उसके अष्टक सहित 8 आवृत्तियाँ होती हैं। साधारणतया स्वर की आवृत्ति 256 हर्ट्ज तथा अष्टक की आवृत्ति 512 हर्ट्ज होती है, ठीक है। देखो, सा की आवृत्ति 256 और नी की आवृत्ति 840 है भैया। अष्टक की आवृत्ति 512 होती है, वो 512 नी की बता रहा था, इसलिए गलत है, ठीक है। निम्नलिखित, ये देखना चाहे देख सकते हो आप लोग, इसमें से स्क्रीनशॉट लेना। सारे गामा पादा नीसा पूरे की आवृत्तियाँ दे रखी हैं, अगर देखना चाहो तो एक बार नजर मार लेना। निम्नलिखित में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? तो रेडियो तरंगों की, डी ऑप्शन। देखो, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में शामिल विभिन्न विकिरणों का तरंग दैर्ध्य देखो, अवरोही क्रम में, घटते क्रम में सबसे ज़्यादा रेडियो तरंग, फिर माइक्रोवेव, फिर IR इंफ्रारेड, फिर दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी, एक्स किरणें और फिर गामा किरणें। तो क्या हो गया? सबसे ज़्यादा किसकी हो गई? सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य हो गया गामा, सबसे ज़्यादा रेडियो तरंग होगा। रेडियो तरंगों का सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य और गामा का सबसे कम। एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का टीवी रिमोट नियंत्रण प्रयोग किया जाता है? तो इसके हिसाब से रेडियो तरंग है, लेकिन IR का यूज होता है, इंफ्रारेड का। टीवी के रिमोट नियंत्रण इकाइयों में अधिकतर IR अवरक्त किरणें यानी इंफ्रारेड का प्रयोग किया जाता है, किंतु कुछ में रेडियो तरंगों का प्रयोग भी करते हैं। अवरक्त इंफ्रारेड वेव्स एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। टीवी रिमोट में किसका प्रयोग होता है? अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड का, है ना, IR का। रिमोट कंट्रोल केवल टेलीविजन को ऑन ऑफ करने में नहीं बल्कि आवाज़ की तीव्रता, चित्र की गुणवत्ता आदि को भी नियंत्रित करता है, ठीक है। इन सब में भी प्रयोग होता है। टेलीविजन को नियंत्रित करने के लिए अवरक्त किरणें। कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण टेलीविजन का नियंत्रण करता है? तो अवरक्त किरणें। टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण के लिए क्या? अवरक्त किरणें, सी ऑप्शन, है ना। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है?
श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। क्या कारण है? देखो, टीवी का स्विच ऑन करने पर श्रव्य एवं दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। क्यों? ध्वनि प्रकाश से अपेक्षा कम चाल से चलती है, और ये तो प्रकाश पहले दिखना चाहिए, ध्वनि बाद में आनी चाहिए। लेकिन क्या है, इसको एक साथ आने के लिए भी ऑडियो सिंक्रोनाइजर लगाया जाता है, जो इसकी त्रुटि को दूर कर देता है और एक साथ आवाज देता है। ऑडियो सिंक्रोनाइजर, ठीक है। दूरदर्शन प्रसारण में संदेशों का संचरण, चित्रों का संदेशों का संचरण होता है आयाम से। चित्रों का आयाम से। ध्वनि संचरण होता है आवृत्ति मॉड्यूलेशन से, और चित्रों का होता है भैया आयाम मॉड्यूलेशन से। चित्रों का आयाम मॉड्यूलेशन और ध्वनि का चित्रों का आयाम और ध्वनि का आवृत्ति मॉड्यूलेशन, ठीक है। प्रसारणों में श्रव्य संकेतों, श्रव्य मतलब ध्वनि का, तो किससे होगा? आवृत्ति आरोपण या आवृत्ति मॉड्यूलेशन। एक रेडियो स्टेशन को 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है। इस स्टेशन द्वारा प्रेषक वाहक तरंगों की आवृत्ति 10 मेगाहर्ट्ज। कैसे? देखो, सूत्र होता है एक N/C/I। क्या होता है? N होती है आवृत्ति, मतलब आवृत्ति बराबर होता है प्रकाश, C होता है प्रकाश की चाल बटे तरंग दैर्घ्य। तो क्या पूछा है? इसमें बोला है 30 मीटर बैंड पर। 30 मीटर क्या हो गया? ये हो गया इसका तरंग दैर्घ्य। तो प्रकाश की चाल, तो आवृत्ति बराबर क्या होगी? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है ना क्या, प्रकाश की चाल, और 30 होती है इसका तरंग दैर्घ्य हो गया। तो भैया कितना हो गया? 30 से 30 खत्म हो गया, 10×10⁶ तो 10 मेगाहर्ट्ज होगा। कथन कारण का लास्ट क्वेश्चन है और ध्वनि कंप्लीट। रेडियो तरंगें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में बंकित हो जाती हैं। नहीं भैया, पहला का गलत, बंकित नहीं होती हैं। अच्छा, रेडियो तरंगों की प्रकृति विद्युत चुंबकीय होती है, ये सही है। ए गलत, डी ऑप्शन हो गया, ए गलत और आर सही। क्यों? कथन गलत है और कारण सही है। क्यों? रेडियो तरंगें विद्युत चुंबकीय प्रकृति की होती हैं, सही है। अतः वे सामान्यतः चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्रों से अप्रभावित होती हैं। चुंबकीय और विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों से प्रभावित नहीं होती हैं। तो ये हमारा आज का कंप्लीट हो गया ध्वनि। आगे पढ़ेंगे हम विद्युत धारा, ठीक है। अगर नए हैं चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, एक और खुशखबरी है कि अभी जो है यूपीपीएससी ने क्लियर कर दिया है, आरओ की वैकेंसी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आ जाएंगी, ठीक है। आप लोग तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, वही आपको सक्सेस दिलाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। आप लोग इसको शेयर वेयर करिए, तो ओके, थैंक यू।